नमस्कार। केन्द्र में प्रधानमंत्री भाव में 8 वर्ष पूरण करिसेंती नरेंद्र मोदी एवं ए अवसर में मोदी सरकार 8 वर्षर उपलब्धि जनसाधारण को जनइबा पाई अनेक कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। से क्रम ओडिशा गस्तरे आसिछंती भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग राष्ट्रमंत्री तथा अपना दल एस्र नेत्री अनुप्रिया सिंह पटेल। आज आम सहित कथा हवा मोदी सरकार 8 वर्षर उपलब्धि एवं ओडिशा रे मोदी सरकार विभिन्न योजनार कार्यकारिता संपर्क में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्गस न्यूज में। मैडम, 8 साल पूरा हो गया आपके गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, और आप उड़ीसा आए हैं, तो आपका मकसद क्या है? यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? आप लोगों के पास जाएंगे। पहले तो मैं उड़ीसा वासियों को सादर नमस्कार कहना चाहूँगी। उड़ीसा देश का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ के बोली भाषा, यहाँ के बीचेस, जगन्नाथपुरी के दर्शन प्राप्त करना और यहाँ का लोक व्यवहार, वेशभूषा, यहाँ का फैब्रिक, सब कुछ अपने आप में बहुत ढेर सारी खूबसूरती समेटे हुए है। मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इन 8 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धियां रहीं। जो हमारा उद्देश्य था देश की जनता के साथ देश के कोने कोने में जुड़ना, हम उस उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुए, इसका स्वयं आकलन करने के लिए मोदी सरकार के सारे मंत्री देश के कोने कोने में अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। उसी क्रम में मैं आज यहाँ आई हूँ। तो हमारी सरकार के 8 वर्षों में कुछ खास बातें रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी सरकार की सोच है कि देश का संतुलित विकास हो, और ये दुर्भाग्य रहा है कि इतने वर्ष हो गए आज़ादी को, लेकिन जो विकास की गति रही उसमें हमारे देश का पूर्वी हिस्सा जो है वो सदैव राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। तो हमारी सरकार ने ये प्रयास किया कि देश के पूर्वी छोर के जितने भी राज्य हैं, जिसमें हमारा उड़ीसा भी एक राज्य है जी, तो कैसे हम अपने इस पूर्वी छोर में बसे हुए राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। तो अगर पूर्वी हिस्सा विकसित होगा तभी हम कह सकते हैं कि हम संतुलित विकास की ओर बढ़े। तो पहली खासियत तो ये रही कि हमने रीजनल इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश की जी। दूसरी बात, हमारी सरकार इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करती है। सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी विकास, यानी विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर वर्ग, हर तबके तक वो पहुंच ना बना पाए, और इसलिए ऐसा विकास जिसमें नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे छूटने ना पाए। विकास की जो प्रकाश है, विकास की जो रोशनी है, वो हर वर्ग तक पहुंचे, समाज में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश रही। तीसरी खास बात कि हमारी सरकार एक समग्र दृष्टि के साथ काम करती है। यानी सरकार का ये मानना है कि हम पीसमील अप्रोच नहीं अपनाएंगे। जब देश के अंदर किसी समस्या के समाधान की बात आएगी तो हम ये नहीं सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, बल्कि हम ये सोचेंगे कि समस्या कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, हम उसकी रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे, और हम एक स्थायी समाधान, एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये भी एक दृष्टि रही। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि हमारी जो इतनी बड़ी योजना है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना है, संतुलित विकास करना है, सर्वस्पर्शी विकास करना है, तो आखिर ये कैसे संभव होगा? इसके लिए कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। और आज के युग में ये टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी का युग है। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा हथियार है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम गवर्नेंस में एक पारदर्शिता लाते हैं और आम जनमानस तक जो न्याय
पूर्ण तरीके से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, उसे हम सुनिश्चित कर पाते हैं। ओके। लीकेजेस को प्रिवेंट करते हैं। सरकारी खजाने से निकलने वाला एक भी रुपया इधर से उधर नहीं होगा, बल्कि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। ये सब केवल और केवल शुद्ध रूप से तकनीक के माध्यम से ही संभव है। तो ये 4 मोटी बातें रही 8 वर्षों के इस कार्यकाल की। ये तो आप 4 बड़े उपलब्धि बताए मोदी सरकार के। आप उड़ीसा आए हैं, तो उड़ीसा के लोगों के पास आप जा रहे हैं, तो उन्हें क्या बताएंगे? उड़ीसा में मैं आई हूँ, तो मैं यहाँ की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि चूंकि उड़ीसा देश के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है, इसलिए ये सरकार की दृष्टि में भी बहुत अच्छे से ये राज्य है। और हमने अपनी बहुत सारी योजनाओं को, विकास की परियोजनाओं को इस राज्य की जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे हमारी सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है और हमने एक योजना को शुरू किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यदि मैं उड़ीसा की बात करूं, क्योंकि कल मैंने इस योजना के कुछ लाभार्थियों से संवाद भी किया। अच्छा। और उनके मन के भावों को भी जानने का प्रयास किया कि यदि हम ये योजना लेकर आए हैं तो हमारे लाभार्थी किस हद तक संतुष्ट हैं। इसलिए इस योजना के माध्यम से उड़ीसा राज्य में हमने लगभग 40 लाख किसानों तक पहुंचने का काम किया है और 40 लाख किसानों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में पहुंचा चुके हैं। ओके। इसी प्रकार यदि मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं, तो हमने यहाँ पे क्योंकि मैं पिछली मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के पदभार पर भी रही, उस वक्त हम आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए। आयुष्मान भारत योजना के 2 पिलर्स थे। एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने गरीबों को दिया, और दूसरा एक आम गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की पहुंच आसानी से चिकित्सीय सुविधाओं तक हो, अस्पतालों तक हो, डॉक्टरों तक हो, इसके लिए हमने वेलनेस सेंटर बनाए। ये दुर्भाग्य है कि हमारी जन आरोग्य योजना जो 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा वाली है, वो तो उड़ीसा राज्य में लागू नहीं हो पाई, लेकिन वेलनेस सेंटर हमने बड़ी संख्या में बनाए। 5,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने उड़ीसा राज्य में बनाए। तो एक गरीब आदमी को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हेल्थ केयर के लिए ये जरूरी है कि जो दवाएं हैं वो किफायती दरों पर और आसानी से उपलब्ध हो। तो हमने जन औषधि केंद्र भी लगभग 351 जन औषधि केंद्र उड़ीसा राज्य के अंदर खोले। और क्योंकि हमारी सरकार जो हमारी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसके प्रति भी काफी सजग है, इसलिए हमने आयुष के वेलनेस सेंटर्स भी बनाने शुरू किए जी। और उड़ीसा के अंदर हमने 100 ऐसे आयुष वेलनेस सेंटर्स बनाए जी। यदि मैं आधारभूत संरचना की दृष्टि से बात करूं तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। जिस राज्य में या जिस देश में सड़कों का विकास नहीं होगा, वो आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जी। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों से संवाद किया, तो उनके मन का जो भाव था वो बहुत ही सकारात्मक था जी। क्योंकि ये सच है कि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हम लेकर आए तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि एक छोटा किसान जो है, छोटी जोत वाला किसान जो है, उसकी तमाम किस्म की आवश्यकताएं होती है। बीज खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है, और ऐसी तमाम खेती की ज़रूरतों के लिए जो एक छोटी मोटी धनराशि की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी वो किसी थर्ड पार्टी पर निर्भर होता है। कहीं से कर्ज लेता है, उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो क्यों ना इस कर्ज के जाल से किसान को मुक्त किया जाए, तो इसलिए हमने इस उद्देश्य से ये राशि दी। तो जब मैंने कल संवाद किया और मैंने उनसे पूछा कि आपके खाते में कितना पैसा आया, तो किसी ने बोला 10 किश्त आई, किसी ने बोला 11 किश्त आई। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए अब हमको
कहीं जाना नहीं पड़ता है, खाद बीज तमाम चीज़ें जो होती है हम इस पैसे से बहुत आसानी से खरीद लेते हैं। एक महिला बैठी हुई थी, वो उड़िया भाषा में संवाद कर रही थी और उन्होंने बताया कि मतलब वो कुछ काम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को राज्य प्रदेश के सरकार कहा है। तो उड़ीसा में जो मोदी सरकार का जो भी बड़े योजना है उन्हें उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे देख रहे हैं? उड़ीसा में हो रहा है ठीक से, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है? देखिए, कुछ योजनाएं तो मैंने आपको बताई इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन एक योजना का मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। ये एक गरीब व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गरीब परिवार में अगर कोई सदस्य बीमार पड़ जाए और कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो या तो वो कर्ज ले या जमीन बेचे या उसकी अगर कोई जमा पूंजी होती है तो वो पूरी खत्म हो जाती है और उसके बाद वो परिवार गरीबी रेखा के और नीचे खसक जाता है और उससे कभी उबर नहीं पाता है। तो ये एक गरीब आदमी के लाभ की योजना है, लेकिन ये दुखद है कि ये योजना यहाँ पे लागू नहीं हो पाई है। और मुझे लगता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। हमारे देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन यूनिटरी बायस है। राज्य और केंद्र की सरकारों के बीच में एक आपसी तालमेल, एक आपसी समन्वय से जनहित की जो योजनाएं हैं, यदि उनको हम बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे तो ओवरऑल राज्य की और देश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है जी। लेकिन अगर राजनीतिक टकराव इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि जो आम जनमानस के कल्याण की योजनाएं हैं उनके बीच में भी रुकावटें खड़ी होती हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आगु मध्य आमे मैडम अनुप्रिया सिंह पटेल सहित कथा जारी रखा, किंतु सब है गोटे छोट विरति। इंदुलेखा इतना असरदार क्यों है? सही बूटियां, सही हिस्से और फिर सही समय तक उन्हें धीमी आंच पर पकाना। पूरे 7 दिन लगते हैं इंदुलेखा की एक बॉटल बनाने में। तभी तो ये सिर्फ हेयर फॉल कम नहीं करता बल्कि नए बाल उगाता है। इंदुलेखा, असर है क्योंकि असल है। एक बात आपको सच बात बताना है, आप तो केंद्र सरकार में मंत्री है और एनडीए में कोalition पार्टनर है आपका दल जो, लेकिन आप तो पूरे देश में आप घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। आपके सरकार का 8 साल पूरा हो गया, पूरे देश में माहौल कैसा है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, उनके काम को लेकर, उनके परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, 8 सालों का जो ये सफर रहा, आक्रोश, नाराजगी, गुस्सा ये आता है यदि जनता के कुछ समस्याओं का हल नहीं होता या जनता अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस नहीं कर पाती है। लेकिन हमारी सरकार को, जो मैंने शुरुआत में बात कही कि हमें कैसे एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है, जिसके पास बिजली की सुविधा नहीं थी, सौभाग्य योजना के तहत हमने बिजली पहुंचाई, जिसके सर पे छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हम उसको एक पक्का मकान दे पाए। उड़ीसा राज्य में शहरी क्षेत्र में हमने 1 लाख गरीबों के मकान बनाए तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने 17 लाख गरीबों के मकान बनाए। इसी प्रकार जिस गरीब व्यक्ति के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है उसे हमने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया। तो आप बताना चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है देश में? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। देश में 135 करोड़ आबादी वाला ये देश है और ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यहाँ रोज नए मसले होंगे, लेकिन किसी भी सरकार की कार्यपद्धति ये होनी चाहिए कि समस्याएं जैसे आती जाएं, हम उसकी रूट कॉज एनालिसिस करते जाएं, हम उनके समाधान के प्रति सचेत रहें और कार्य करें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो आती जा रही हैं या बाकी हैं, उनके समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो कम से कम एक विश्वास जरूर जनता के मन में है कि अगर समस्या आती है सामने
तो उसको ध्यान में रखकर उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करके उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये तत्परता है, हल निकालने के प्रति एक ईमानदारी है, एक कमिटमेंट है। शायद ही ऐसा देखने को मिलता है। देश ने कितने सारे कोएलिशन गवर्नमेंट देखा, और जो कोएलिशन पार्टनर होते हैं वो इतना तारीफ नहीं करते। के लिए हमें किसी प्रतीक की आवश्यकता है। मैंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी बनाया, उनकी स्मृतियों को जीवित रखने के चिन्ह के रूप में कि लोग प्रेम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात भी उठाई। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने ये पिछले कार्यकाल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक तो ये सब विषय जब मैं ओबीसी, एससी, एसटी समाज से जुड़े हुए विषयों को चर्चा करती हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं, उस पर एक्शन भी लेते हैं। तो अभी मैं इस बात को जरूर कहना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि देश लागू नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, मेरी बात ही यहां से शुरू हुई कि देश की आबादी के इतने बड़े हिस्से को आप उपेक्षित नहीं रख, आगे नहीं बढ़ने के मौके देंगे। यदि आप उसे राज्य से लेकर देश तक सदन, देश के सदन में, शासन सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, यदि आप रोजगार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो राज्य भी आगे नहीं बढ़ेगा, देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। देश कैसा है, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो अब मानव शरीर है। अब आप कहिए कि एक हाथ काम नहीं करेगा, एक पैर काम नहीं करेगा और पूरा शरीर काम करे, तो ये संभव नहीं है। वो तो उसी प्रकार देश की आबादी का जो इतना बड़ा हिस्सा है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पूरे देश के लिए मैं कह रही हूँ कि भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। जी, हाल ही में यहाँ पर ग्राम पंचायत का चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन भी खत्म हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार ने वहां उन्होंने चुनाव करवाए, लेकिन उड़ीसा में आरक्षण, बिना आरक्षण से ही ओबीसी के लिए वो चुनाव हो गया ग्राम पंचायत। ये चिंताजनक है, क्योंकि हमारी जो एक डेमोक्रेसी की, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की शुरुआत होती है वो पंचायत स्तर से ही होते हैं। तो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या पंचायती राज के इलेक्शन हो, ये जरूरी है कि वहां से परिवर्तन राज्य के लिए सकारात्मक है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात, हम आपके उत्तर प्रदेश से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये एक रिकॉर्ड हुआ, दोबारा जिसे चुनकर आपका कोएलिशन गवर्नमेंट योगी जी के नेतृत्व में वहाँ दोबारा चुनकर आया है, तो और बहुत बड़ा विक्ट्री के साथ भी आपके जो खुद का पार्टनर आना, ये कैसे संभव हुआ? क्या उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि हम कमाल हो गया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 54% आबादी ओबीसी की है जी। फिर हमारे एससी एसटी की आबादी है और 25 करोड़ की आबादी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, नए एयरपोर्ट्स बने, हाईवेज बने, मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में हमने बनाया। गरीब जनता तक पहुंचाया। तो ये जो एक कॉकटेल रहा
और उड़ीसा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उड़ीसा में जो कॉमर्स और इंडस्ट्री, ये दोनों का काम कैसे चल रहा है? और उड़ीसा आज पूरे भारत के हिसाब से अगर देखें, भारत में जिस तरह से अभी ग्रोथ हो रहा है, तो उड़ीसा कहाँ पर है? उड़ीसा का हमें दोनों को मजबूती देनी है। खास तौर से कोरोना काल के बाद 0.2% के ग्रोथ रेट को भी प्रोजेक्ट किया है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का सपना भी, अगर मैं एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे बात करूं तो भारत के निर्यात में एक बहुत ही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक मंत्र दिया है, लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। यानी उनका कहना है कि आखिर निर्यात के लिए जो प्रोडक्ट है वो कहां से आएगा? निर्यात का उत्पाद हमारे जिलों से ही आएगा निकल के। तो डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाना है। उड़ीसा राज्य में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ का फैब्रिक, यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यहाँ के फिशरी प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम एक्सपोर्ट की दृष्टि से बढ़ावा दे सकते हैं। उसके लिए हमें राज्य सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमने एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए कमिटीज बनाना शुरू किया है, उसमें जितना हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, हम इस राज्य से भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएंगे। हम अगर देखेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उड़ीसा 4-5 साल पहले टॉप 5 स्टेट्स में आता था, लेकिन अभी वो लिस्ट 5 स्टेट्स में चला गया है। यूपी के बात करेंगे, वो भी कभी लिस्ट में होता था, अभी वो सेकंड नंबर 2 पे आ गया है। यूपी में क्या हुआ, वो नीचे से नंबर 2 पे आ गया। और उड़ीसा में क्या हो रहा है, जो वो टॉप 5 में था अभी पूरा नीचे चला गया है, 29 पोजीशन में चला गया। ये बहुत चिंता जनक आप मुझे बात बता रहे हैं कि कोई स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे था और वो कई रैंक नीचे ढुलक गया है। ये तो सरकार